हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 16th ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 16 अगस्त 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइज यहाँ पर आपको पता है जैसे कि आज संडे है तो एडिटोरियल आता नहीं है, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पज से संडे का न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं जो कि हमने वीकली कवर करी हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, ये द हिंदू न्यूज़पेपर आपको ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी, तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जो भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं न्यूज़पेपर में, उनका बैकग्राउंड एनालिसिस आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। जैसे कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो कि जिसमें कि बताया गया है विमेंस इनहेरिट प्रॉपर्टी राइट को लेकर। तो उसका जो बैकग्राउंड एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया है, एक क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग की तरह फ्रेम करके। तो गाइज यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको द हिंदू एनालिसिस डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से जाकर क्लिक करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आते हैं पेज नंबर 1 पे। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये वाला आर्टिकल देखेंगे सबसे पहले हम लोग। आपको पता है कि जो कल 74th इंडिपेंडेंस डे था तो पीएम मोदी ने हमारी स्पीच दी थी। तो उसमें से कुछ की पॉइंट्स वगैरह लिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी इंडियन है हमारे, सभी इंडियन को अब हेल्थ आईडी दी जाएगी। ठीक है, हेल्थ आईडी मिलेगी, यानी ये स्टेप किस तरफ उठाया गया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की तरफ। तो हेल्थ आईडी प्रोवाइड करी जाएगी। अब मान लो ये बंदा है तो इसकी अब हेल्थ आईडी बनेगी जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि कौन सी डिजीज़ है इसे, कौन सी बीमारी है इसे, डॉक्टर क्या कंसल्ट कर रहा है, क्या बता रहा है, कौन सी मेडिसिन इसे दी जा रही है, ये सारी चीज़ें इसकी यहाँ पर कार्ड में होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखोगे, यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर की बात करी जा रही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लग जाएंगे 6 लाख विलेज से भी ज़्यादा। यहाँ पर 1000 दिन का यहाँ पे टारगेट है, 1000 दिन में यहाँ पर ये स्टेप उठाया जाएगा, 6 लाख गांवों से भी ज़्यादा में ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुँचाया जाएगा। ओके, उसके बाद देखोगे फंड विद कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ रुपीज सेटअप करे जा रहे हैं, जो कि कंप्लीट हाउस प्रोजेक्ट स्टक इन अ लिम्बो। ओके, नाउ चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया कि कल MS धोनी ने क्या करा, अनाउंस कर दिया अपने इंस्टाग्राम पर कि वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, तो काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुआ था, तो मैंने यहाँ पर जो है इसे हाईलाइट किया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप देखोगे, यहाँ पे छुपा हुआ आर्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है जो कफील खान की डिटेंशन है, ठीक है, जो इन्हें कैद कर रखा है अभी, और ज़्यादा टाइम तक बढ़ा दिया है उसे। और यहाँ पर इस आर्टिकल को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे इसे थोड़ा बहुत डिटेल में दिया हुआ है। उसमें जानेंगे हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ना। आगे चलते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। आप देखोगे पेज नंबर 2 के ऊपर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखोगे यहाँ पर पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या बोला है कि पॉल्यूशन बोर्ड टोल्ड टू एक्ट अगेंस्ट इलीगल डेयरी फार्म्स के अगेंस्ट जो है स्टेप उठाया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा हमारा कौन है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है पॉल्यूशन बोर्ड। तो आप देखोगे, सॉरी NGT पॉल्यूशन बोर्ड नहीं है, ऐसी कह दिया। NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना। तो इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी लोगों को पता है, आप लोग काफ़ी बार भी कमेंट सेक्शन में बता चुके हो, ठीक है। तो इसे आज हम नहीं कवर करेंगे। तो या फिर आप बता सकते हो, देखो मैं आपको बता दूं, जो NGT का काम है, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना। और इसकी आगे की बातें आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप बताना चाहते हैं तो, कि NGT कब फॉर्म हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो हमने पेज नंबर 1 पे मिस किया था, यहाँ पे कवर करेंगे। कफील खान की जो डिटेंशन है, जो उन्हें कैद कर रखा है, वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। ये जो है डिसीजन किसके ऊपर बेस करा गया है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के ऊपर। ये है कौन, कफील खान,
यहाँ पर आप देखोगे कि अभी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करा गया था, एनआरसी लागू करा गया था, तो इन्होंने क्या करा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी इन चीज़ों के अगेंस्ट स्पीच दी थी, याद रखना। तो इसी के रिगार्डिंग इन्हें क्या करा गया, यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद अब यहाँ पर डिटेंशन को इनको बढ़ा दिया गया है, इनके डिटेंशन को। और किसके अंडर में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो चलो डिस्कस करते हैं उसको भी। टेलीग्राम पर इसके बारे में सारे नोट्स पड़े हुए हैं एनएसए के बारे में, तो वी विल डिस्कस इट। आप देखोगे ये हमारा किस पेपर में आता है, जीएस पेपर 2 में आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। करंट अफेयर वाला टॉपिक क्या है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसके बारे में जानेंगे। तो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, सही बात है। देखो यहाँ पर जो है डिटेंशन लॉ है, कैद करने के लिए यहाँ पे लॉ बनाया गया है। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या चीज़ें आती हैं, यानी कंटेनमेंट ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम हर फॉर कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स। फ्यूचर क्राइम करने से रोकता है किसी पर्सन को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको रोकता है और यहाँ पे कैद करके रखता है। आर्टिकल 22(3)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान का अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पर्सनल लिबर्टी, यानी कि अलाउ करता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम किसी पर्सन की लिबर्टी के ऊपर, उसकी आज़ादी के ऊपर, फॉर रीजंस ऑफ अ स्टेट सिक्योरिटी। क्या रीज़न दे सकते हैं हम लोग, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए हमने ये काम किया है, क्योंकि वो आदमी कुछ भी क्राइम कर सकता है। इस तो हमें स्टेट की सिक्योरिटी रखने के लिए हम उसको जो है जेल में डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे फर्दर जो आर्टिकल 22(4) क्या बोलता है, ये सेट करता है कोई भी लॉ प्रोवाइड नहीं करता, आप देखोगे कि किसी भी कल्प्रिट को 3 महीने से ज़्यादा रखा जाए, यानी कि 3 महीने का जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड है, 3 महीने बाद नहीं रखा जाएगा। लेकिन आप देखोगे एक सिचुएशन भी क्या भी बनती है कि अगर एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट करती है सफिशिएंट कॉज, यानी कि अगर एडवाइजरी रिपोर्ट कहती है कि टाइम पीरियड बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये एक प्रोविजन है कि बढ़ा सकते हैं, ओके। उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, ये रिड्यूस करता है, यहाँ पर देखोगे इसने रिड्यूस कर दिया पीरियड ऑफ डिटेंशन, जो हमारा कैद करके रखते हैं वो पीरियड उसका थोड़ा बहुत कम कर दिया था, विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियंस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। यानी इस जो ये अमेंडमेंट हुआ है इसमें एडवाइजरी बोर्ड का कोई रोल नहीं है, इनका विदाउट ओपिनियन, इनका ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है डिटेंशन करने का, डिटेंड करने का, वो रिड्यूस कर दिया गया 3 महीने से 2 महीने तक। हाउएवर ये जो प्रोविज़न है अभी तक जो है अभी वर्किंग में नहीं आया है। आप देखोगे इनका भी टाइम पीरियड, जो यहाँ पे कफील खान है, इसका भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, तो अभी भी ये प्रोविज़न वर्किंग में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिन पीरियड है, जो ये 3 महीने का ही अभी कंटिन्यू है, और बढ़ा सकते हैं, किसकी मदद से बढ़ा सकते हैं, याद रखना, वो बढ़ा सकते हैं हम एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट से। एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकती है, ओके। उसके बाद देखोगे जो ये सच अ पर्सन, जो ये डिटेन करा जाता है, इसको जो है कैद करके रखा जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। अगर जो भी सारे लॉ उसके ऊपर लागू करे जाते हैं, जो भी कानून लगाए जाते हैं, वो सब कौन लगाता है, पार्लियामेंट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ आगे चलते हैं, पेज नंबर 5 के ऊपर आते हैं। आप देखोगे जो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इन्होंने 29.50 लाख फार्मर्स को डेब्ट फ्री करने की बात करी है और डेब्ट फ्री कर दिया है, ठीक है, उधार से मुक्त कर दिया है। और कैसे किया है वो आप देखोगे, 18,980 करोड़ रुपीस डिपॉजिट करे हैं, ठीक है, अकाउंट्स में। और वो अकाउंट्स कौन से हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना, ठीक है, यहाँ पर ये अकाउंट्स बनवाए गए और यहाँ पर इनके अंडर पैसा दिया गया, जिससे कि जितने फार्मर्स हैं उनको उधार मुक्त करा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप ऐसा उठाया जा सकता है जगह जगह पर, ये आप इस चीज़ से, इस आर्टिकल से सीख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा कोई अभी आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपके लिए क्वेश्चन फिर से आता है, आपके लिए एक तो क्वेश्चन बना एनजीटी, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए ईडी, ठीक है। तो बार बार आप क्वेश्चन आते हैं, बार बार आप रिवाइज करिए, नो प्रॉब्लम। कुछ नई चीज़ आती है जैसे कि एनएचआरसी वगैरह, तो मैं नई चीज़ें भी पूछता रहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अगर कुछ बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो मुझे समझानी पड़ती है, ठीक है। तो फिर आप ये ना सोचें कि बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, कुछ लेटेस्ट चीज़ें आती हैं। आप जैसे कि एनएस था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये तो आप मुझे ही बताना पड़ेगा ये इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ही हम रिवाइज करते रहेंगे। और जैसे कि एनएचआरसी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे भी ऐड कर लिया है हमने अपनी लिस्ट में, तो ये सारी चीज़ें ऐड करते रहेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है एनजीटी और साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। तो नाउ पेज नंबर 7 के ऊपर आते हैं। आप देखोगे गवर्नमेंट में रिव्यू द एज ऑफ मैरिज, गवर्नमेंट जो है रिव्यू करेगी सबसे पहले जो शादी की उम्र है उसे, ऐसा पीएम का कहना है।
ये स्टेप किस तरफ उठाया गया है, ये एफर्ट लगाए जा रहे हैं जो मेल न्यूट्रिशन है विमेन के अंडर, विमेन में जो मेल न्यूट्रिशन है बहुत हाईएस्ट इंडिया में, ठीक है। तो विमेन का जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, ठीक है, तो उसको जो है प्रिवेंट करा जा सके, उसको रोका जा सके, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रीलुक करेगी, दोबारा देखेगी कि एज ऑफ मैरिज, जो विमेन की एज हो रही है वो कौन सी मैरिज में वो एज हो रही है विमेन की जो मैरिज हो रही है वो कौन सी एज में हो रही है, ठीक है, उल्टा ही बोल दिया। जो विमेन की शादी हो रही है वो कौन सी एज में हो रही है, ये सारी चीज़ देखी जाएंगी, है ना, ताकि जो मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उससे वो लड़ सके। क्योंकि जल्दी जल्दी शादी हो जाती है, आप देखते होंगे, तो यहाँ पर जो फिर जो अगर जल्दी शादी कर देंगे तो उसमें इतनी क्षमता नहीं रह जाती कि वो इन चीज़ों को टैकल आउट कर सके, है ना। नाउ आगे देखें, जो डिजिटल हेल्थ मिशन यहाँ पे ये लिबरेट करने वाला है सिटीजन्स को। अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको, जो डिजिटल हेल्थ मिशन है एक स्टेप उठा दिया है, जिसमें क्या क्या होगा, इंडियन को, हर एक इंडियन को क्या दिया जाएगा, हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। और यहाँ पर जब भी डॉक्टर के पास जाएगा वो, या फिर फार्मासिस्ट के पास जाएगा, तो वो सारी चीज़ें उसके बारे में, उस पर्सन की बीमारी क्या है, उसे क्या कंसल्ट कर रहा है डॉक्टर, उसके बाद क्या मेडिसिन वो लेता है, ये सारी चीज़ें उस कार्ड में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बस सिर्फ कार्ड लेकर जाना है, हेल्थ आईडी कार्ड। तो ये क्या हो गया हमारा, ये स्टेप हो गया डिजिटल इंडिया के तरफ, ये स्टेप उठा दिया गया। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इन सब के ऊपर ये देखना चाहे इसके बारे में पक्का ये जो है एक बड़ा आर्टिकल भी आएगा ज़रूर, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। आप ये वाला आर्टिकल देखोगे, अब यहाँ पर ये भी स्पीच, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, आज काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप देखोगे डिजिटल हेल्थ के ऊपर हो गया, उसके बाद जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला हो गया, उसके बाद अब ये वाला स्टेप हो गया, और उसके बाद अभी वेमेन की मेल न्यूट्रिशन के ऊपर हो गया, जिसके हमने अभी ऊपर बात करा, जिसमें मैंने कह दिया था उल्टा बोल दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल की स्पीच में से ली गई हैं। तो एक ये भी बात ली गई है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है रिमार्क कर रहे हैं, क्या चीज़ें बता रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर अब इन्होंने क्या बताया, जो इलेक्शंस हैं जम्मू और कश्मीर में वो तभी होंगे जब ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो रिएक्शंस हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस जो अभी अभी भी चल रहे हैं, किसके रिगार्डिंग, डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद 350A, 35A। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी तक जो चल रही हैं, अभी तक यहाँ पर क्या करे ज़्यादा रिएक्शंस मिल रहे हैं, अगर जब तक ये डाइल्यूट नहीं, जब तक यहाँ पर ये कम नहीं होंगे, और आप देखोगे जब तक कम नहीं होंगे तब तक जो है इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर पीएम मोदी का कहना है। तो सबसे पहले अपनी ये जो है भड़ास है सारी की सारी निकाल लो, उसके बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे। नाउ पेज नंबर 8 के ऊपर आए तो आप देखोगे यहाँ पर क्या चीज़ है, इंडिया में क्या है, इंडस्ट्री इंफ्रा शॉर्टकमिंग्स की बात हो रही है। जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं इंडिया में। आप देखोगे यहाँ पर इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम है, चाइना से compete करने में, अगर हम एज़ कम्पेयर टू चाइना देखें बहुत ज़्यादा कम है फार्मा इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उसके लिए आप देखोगे इंडिया के पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, प्लांट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ताकि वो जो है केमिकल्स वगैरह को मैन्युफैक्चर कर सके। तो यहाँ पर इंडिया के पास ये चीज़ें नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा पड़ा है चाइना से। उसके बाद देखोगे इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन चाइना, पूरा का पूरा यहाँ पे, पूरा का पूरा नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। किस चीज़ के लिए, क्लोरोक्विन के लिए, और साथ ही साथ हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के लिए। ये रिपोर्ट ने इसी बात को ऐड भी किया है, यानी इंडिया डिपेंड है किसके ऊपर, जहाँ या HCl और क्लोरोक्विन के लिए चाइना के लिए ऊपर, चाइना के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पर चाइना की वजह से ही ये इंडिया इसको उत्पादन कर पाएगा, इसको प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। और हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन है क्या, ये मेडिसिन है, आपको पता होगा, इसके बारे में काफ़ी बातें फैली कि यहाँ पर ये वायरस से टैकल आउट कर रहा है, वायरस से लड़ने में मदद कर रहा है, कोरोना वायरस से। तो ये सारी बातें आपको हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के बारे में पता ही होंगी। नाउ चलते हैं आगे और देखेंगे और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 9 के ऊपर भी कोई चीज़ें हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। 10 के ऊपर बिजनेस पेज के ऊपर भी यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए हैं। जो ये वाला आर्टिकल है इसको हम डिस्कस करेंगे, डिकोडिंग जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है डॉटर्स के राइट के ऊपर, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। नाउ पेज नंबर आते हैं हम लोग 11 के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आर्टिकल मुझे एक ही इंपॉर्टेंट लगा, खास लगा, इतने और बाकी आर्टिकल इतने खास नहीं लगे। तो ये है टी सेल इम्यूनिटी जो है वो प्रिवेंट कर रही है, यानी कि रोक रही है जो कोविड-19 की डिजीज़ है,
एक पर्सन के अंदर हो गई तो उसके अंदर दोबारा होने की चांसेस हैं, तो उस चीज़ को वो रोक रही है। कौन रोक, क्या चीज़ रोक रही है? टी सेल इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी है, टी सेल इम्यूनिटी होती है एक, तो ये सारी चीज़ें रोक रही है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ टी सेल इम्यूनिटी। चलो फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम पर इसके बारे में सारी बातें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पोस्ट आउट कर दी गई हैं, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आते हैं। ये टी सेल इम्यूनिटी जो है जीएस पेपर 2 हेल्थ में आएगा, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आएगा। तो अब देखोगे यहाँ पर टी सेल सो कॉल्ड बिकॉज दे आर प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड इन द थाइमस, ये थाइमस में जो है प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये रिकॉग्नाइज करती है फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि एंटीजन, ठीक है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। तो आप देखोगे एंटीजन होता क्या है, तो एंटीजन ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी में एंटर करता है और डिजीज को क्रिएट कर देता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है बीमारी हो जाती है। तो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है ये यहाँ पर हमारा टी सेल्स। उसके बाद देखोगे दो मेजर टाइप्स के टी सेल्स होते हैं, एक हेल्पर टी सेल होता है, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है। जैसे इनके नेम ही बता रहे हैं, हेल्पर टी सेल का मतलब है ये हेल्प करता है कुछ दूसरे सेल्स की, कि वो जो इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स होते हैं उनको हेल्प करता है। और जो दूसरा हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है, ये किल करता है, मार देता है कुछ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को, यानी कि जो सेल्स होते हैं जिनमें वायरल हो जाता है, वायरस हो जाता है, ठीक है, उनको जो है उनसे लड़ने में मदद करता है। और ये हमारा हेल्पर टी सेल क्या होता है, ये दूसरे सेल्स को मदद करता है, ठीक है, कि वो लोग लड़ सकें वायरस से। उसके बाद आप देखोगे जो सेवरिटी ऑफ डिजीजेज, ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द टी सेल रिस्पॉन्स, यानी कि जो ये डिजीजेज हैं ये बॉडी में होंगी या नहीं होंगी डिपेंड करती है टी सेल रिस्पॉन्सेस के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो उतना मतलब रोगों से दूर रहता है। आपको भी पता होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी रहेगी वो रोगों से दूर रहेगा। तो अपनी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखनी चाहिए, तो आप भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ पेज नंबर 12 के ऊपर देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने इसको बारे में डिस्कस किया था, इजराइल और यूए का जो रिलेशनशिप्स हैं, तो इनको हमने कल भी डिस्कस किया था। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी, तो विमेंस अब उत्तराधिकारी बन सकती हैं प्रॉपर्टी के लिए, जो जितना हक बेटे का है उतना ही हक अब जो है बेटी का भी है। तो अभी इसी के ऊपर राइट है, तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों के दोनों वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये वाला आर्टिकल, इसराइल और यूएई इम्पैक्ट। तो चलते हैं वापस अपने टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम पर इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा टॉपिक आएगा। उसके बाद आप देखोगे इसराइल और यूएई की पीस डील हो चुकी है। क्या है डील यहाँ पर, आप देखोगे डील से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप देखोगे इसराइल कहाँ पे लोकेटेड है, इसराइल है हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इसराइल जो है 14 में 1948, ठीक है, 14 में 1948 में जो है ये स्टेट बना, ठीक है, बन के आई ये कंट्री। अब ये कंट्री बन के आई तो लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं करा एज अ स्टेट, एज अ नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करा। कि यहाँ पर ये लोगों ने ये कहा कि जो पैलेस्टीन है, ठीक है, पैलेस्टीन को कब्जा कर करके यहाँ पर पैलेस्टीन की ज़मीन पर ही इन्होंने ये जो है ज़बरदस्ती अपना इजराइल बसा लिया। तो इसको स्टेट एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करा, और अभी तक जो है काफ़ी कंट्रीज इसको एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। तो आप देखोगे काफ़ी तो करती हैं लेकिन काफ़ी नहीं करती हैं। लेकिन जो अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर देखोगे अरब कंट्रीज़, इसमें से यूएई ऐसी तीसरी कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज करा है। अभी जो डील हुई है इसी डील में यही कहा गया है, रिकॉग्नाइज करा है एज अ स्टेट इसराइल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बातें हुई हैं डील में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उन्होंने अनाउंस किया है, अभी बताया है, इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो डील हुई है उसको यहाँ पर बताया है कि डिप्लोमेटिक टाइज जो है एस्टेब्लिश होने वाले हैं, एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और दोनों जो यूएई और इसराइल हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे आर द यूएसए क्लोज एलाइज, यानी यूएसए की भी काफ़ी ज़्यादा पास संबंधी हैं। की पॉइंट्स देखें तो जो यूएई है ये फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट बन चुका है जिसने ऐसा किया है, और थर्ड अरब नेशन बन चुका है जिसने अपने टाइज जो हैं डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश किए हैं इसराइल के साथ, है ना। मैं आपको बता रहा था थर्ड ऐसी कंट्री है यहाँ पर इस अरब
ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड अरब कंट्री है, पहली कौन सी थी? इजिप्ट। इजिप्ट ने डील करी, पीस डील करी इसराइल के साथ 1979 में। और उसके बाद यहाँ पे जॉर्डन आया, जॉर्डन ने 1994 में करा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अब हमारा यूएई आ गया। अब देखोगे इस डील में क्या है, इसराइल ने जो है, इसराइल सस्पेंड करेगा अपना जो ये प्लान है। क्या प्लान है इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। प्लान है इसका कि वो कब्जा करे वेस्ट बैंक के ऊपर, ठीक है। वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करे तो इसको अब यहाँ पे रोक देगा। इस डील में ये चीज़ें साइन हुई है, अब इसके ऊपर कब्जा वो नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देखोगे इसराइल ये है और वेस्ट बैंक ये है, ये वेस्ट बैंक को भी कब्जाने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे इसराइल की शुरू से ही आदत है चीज़ों को कब्जा करते हुए आया है, और ये भी कहा जाता है कि इसराइल जो है वो पैलेस्टाइन की प्लेस पर ही कब्जा करके जो है पूरा का पूरा बसा हुआ है। आप देखो गाजा स्ट्रिप कब्जा करा इसके ऊपर, सिन्हाई में कब्जा करा, और देखो गोलन हाइट्स में कब्जा करा, उसके बाद जेरूसालेम में कब्जा करा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते रहे हो कि कब्जा कर करके यहाँ पर जो है इसराइल बेस्ड होता हुआ आया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात है कि अब जो इसराइल है वो सस्पेंड कर देगा अपना प्लान, यानी कि अभी रोक देगा जो यहाँ पर अनेक्स करने की बात कर रहा था वेस्ट बैंक को। वेस्ट बैंक कहाँ पर लोकेटेड है? ये सैंडविच है, मतलब बीच की जगह है इसराइल और जॉर्डन के बीच में, ठीक है। और इसकी जो मेजर सिटीज़ हैं वो है रामल्ला। तो इसको मैं इसकी भी लोकेशन दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, हमें बार बार जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आपको क्लियर तो हो जाएंगी चीज़ें। वेस्ट बैंक है, आप देखोगे यहाँ पे इसराइल हो गया और यहाँ पर हो गया जॉर्डन, इसके बीच में सैंडविच की तरह यहाँ पर ये जो है हमारा एरिया है। तो इसको भी यहाँ पे कब्जा करने की पूरी पूरी बात इसने ठान चुका था, लेकिन अभी यहाँ पर रोक दिया गया है। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द यूएसए एंड यूएई एंड इसराइल, यानी तीनों मिलकर यूएसए, यूएई और इसराइल, इन तीनों का जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर इशू करा गया, जिसने बोला कि अब काफ़ी सारी चीज़ों में जो है डेवलपमेंट दिखेगा। डील साइन होगी किस चीज़ के ऊपर? डायरेक्ट फ्लाइट्स जाएंगी, सिक्योरिटी होगा, टेलीकम्युनिकेशन का एक्सचेंज होगा, एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दोनों नेशंस जो है ये पार्टनर बनेंगे, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मिलकर लड़ेंगे ये दोनों। उसके बाद यहाँ पे ये अनक्लियर है, अभी तक ये चीज़ें पता नहीं चली है यूएई ने ऐसा करा क्यों है। ये जो हमारी अरब कंट्री है इसने ऐसा क्यों करा है, इसको एज अ स्टेट रिकग्नाइज क्यों करा है, भी ये चीज़ें हम लोगों को पता नहीं चली हैं। जून 2020 में 2020 जून में अभी जो निकली है, यूएई एम्बेसडर टू द यूएसए, इन्होंने वॉर्न किया इसराइल प्लान टू एनेक्स द जॉर्डन वैली, ठीक है। यानी कि फिर से वही वाली बात, जो इसराइल को जो है वॉर्न करा कि यहाँ पर इसराइल कब्जा ना करे जॉर्डन वैली के ऊपर। और अभी आप देखोगे कि जो है क्या हो चुका है, अब तो दोनों के बीच में टाइज अच्छे हो चुके हैं, और क्या हो गया, अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर जो ये एनेक्स करने की बात कर रहा था, कब्जा करने की बात कर रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यूएई के ऊपर? अब जो ये डील है ये स्मूथ कर देगी यूएई इंटरनेशनल कैंपेन टू बी सीन एज अ बीकन टॉलरेंस इन द मिडिल ईस्ट डिस्पाइट बीइंग गवर्न बाय द ऑटोक्रेटिक रूलर्स। अब जो यूएई का इंटरनेशनल कैंपेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी। दूसरा, आप देखोगे यहाँ पर ये यूएई को फर्स्ट इन अ रीजन रिकॉग्निशन रेस में यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो यूएई है एज अ थर्ड अरब कंट्री है जिसने यहाँ पर ये काम किया है। उसके बाद इसराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप इसराइल के ऊपर इम्पैक्ट देख सकते हो। जो इसराइल है यहाँ पे क्या कहता है कि जो है जो टाइज हैं इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, अरब और इसके इसराइल के टाइज जो हैं इन दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट भी होंगे और डोमेस्टिक बूस्टअप मिलेगा, उनकी कंट्री में कुछ चीज़ें बूस्टअप होंगी, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है इनके लिए। यूएसए के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, यूएसए ने ये काम करवाया है ऐसा कहा जा रहा है, तो फिर नवंबर जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प मिल सकती है। अब पैलेस्टाइन के लिए क्या चीज़ें हैं, पैलेस्टाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? पैलेस्टाइन के लिए दोनों ही बातें, यानी कि एक तरफ अच्छा भी है ये जो काम हुआ है, एक तरफ यहाँ पर इसकी जो है बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। कैसे? जो ये डील है यहाँ पर हाल्ट इजरायली एनेक्सेशन प्लान, यानी कि डील ने रोक दिया जो ये इसराइल का एनेक्सेशन प्लान था, कब्जा करने का प्लान था, इसको तो रोक दिया। लेकिन अब पैलेस्टाइन ये चाहता है कि जो अरब गवर्नमेंट है ये क्यों नॉर्मलाइज करा इसने रिलेशंस, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए था। जब तक नहीं करना चाहिए था, कब तक नहीं करना चाहिए था? जब तक जो है इसराइल एक पीस एग्रीमेंट एस्टेब्लिश ना कर ले, किसके साथ? पैलेस्टाइनाइन के साथ। और जो पैलेस्टाइनाइन स्टेट है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट जब तक ना बन जाए वो, तब तक इन दोनों को क्या करना नहीं करना चाहिए था, एक दूसरे को रिलेशंस नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद वे फॉरवर्ड देखें कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों के रिलेशन अच्छे हुए हैं तो कुछ चीज़ों में बूस्टअप होने वाला है, कंट्रीज़ में डेवलपमेंट होने वाला है। तो आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है,
टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, इनोवेशंस होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, जो फोर्जिंग यहाँ पे क्लोजर पीपल टू पीपल रिलेशंस जो हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट मैंने रिलेशन आपको बता दिया है। यही सारी बातें अभी यहाँ पे भी बताई गई है। डील क्या बोलती है, जो ये वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, रोक दिया गया है, यही सारी बातें हैं। सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है इस डील का अरब इजराइल रिलेशनशिप्स के ऊपर, वो भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। यूएई ने साइन क्यों किया एग्रीमेंट, ये भी आपको पता है। जो एनेक्सेशन प्लान है उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये साइन करा गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे पैलेस्टाइन के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में भी। तो आपको कुल मिला के सारा का सारा आर्टिकल पता चल चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अब ये विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल है, तो इसके बारे में भी टेलीग्राम पर चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये वाला आर्टिकल सोशल जस्टिस के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो हिंदूज वेमेन राइट इनहेरिटेंस हैं, विमेंस इनहेरिटेंस राइट है, उसके ऊपर बताया गया है। जीएस पेपर 2 में आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट, जुडिशरी जजमेंट एंड केसेस इशूज रिलेटेड टू वुमेन। ये सारे टॉपिक्स हैं, यूपीएससी की तरफ से दिए हुए हैं, आप इनसे रिलेट कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। रिसेंटली क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अपना एक्सपेंड कर दिया है हिंदू वुमेन राइट को, ठीक है, टू द कोपार्सनर। कोपार्सनर कौन होता है, जॉइंट लीगल हायर। जॉइंट लीगल हायर कौन, उत्तराधिकारी। तो यहाँ पर हिंदू वेमेन जो वेमेन्स हैं, अब उनका भी पूरा पूरा हक बनेगा अपनी पूर्वज की प्रॉपर्टी के ऊपर, जितना एक फादर के बेटे का बनता है, ठीक है। एक फादर के सन का जितना हक होता है उतना ही यहाँ पर वेमेन का भी हक होने वाला है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। जजमेंट क्या पर्टेन कर दिया टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। की पॉइंट से पहले करंटली हम देखें क्या चल रहा है, कि ये रूल करा है जो हिंदू वुमेन राइट है यहाँ पर टू बी अ जॉइंट हायर टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदू वुमेन्स राइट है ये भी एकदम जॉइंट हायर रहेंगे, ये भी उत्तराधिकारी रहेंगी अपने पूर्वज की प्रॉपर्टी के ऊपर। और एक चीज़ और भी बताई गई है कि जो फादर है, भले ही फादर जिंदा हो या फिर उनकी डेथ हो गई हो, तब भी पूरा पूरा हक है यहाँ पर वुमेन का, यानी फीमेल का। उसके बाद कोपार्सनरी यानी जॉइंट हायरशिप, आप देखोगे जो उत्तराधिकारी है वो बाय बर्थ, सो द फादर डजंट नीड टू बी लिविंग सो एज सून एज द 9 सितंबर 2005। यानी कि आप देखोगे ये एक्ट कब आया, इसको अमेंडमेंट कब किया गया, 2005 में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2005 से बात ये लागू होंगी, 2005 से पहले भी यहाँ पर ये सारा का सारा लॉ लागू होने वाला है। उसके बाद देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सपेंड किया है, प्रोमोट किया है, जो अमेंडमेंट्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोशन किया है इसका। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें 2005 में जो करी गई हैं, इसने क्या करा था, 2005 में जो एक्ट आया था, इसने डिस्क्रिमिनेशन जो है जेंडर के बीच में मेल फीमेल के बीच में जो भेदभाव था, बेटे और बेटी के बीच में जो भेदभाव था, उसको ख़त्म कर दिया है ना। उसके बाद देखोगे ये डायरेक्ट करता है जो हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई केस आता है तो हाई कोर्ट भी यहाँ पर विद इन 6 मंथ इस केस को निपटाना चाहिए हाई कोर्ट को। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पहले क्या था, देखो पहले 1956 का एक्ट था, फिर उसके बाद यहाँ पर 2005 में इसमें चेंजेस करे गए, ठीक है। तो अब 1956 वाला एक्ट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा मितक्षरा कह सकते हैं, मितक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ये कोडिफाई करता है द हिंदू सक्सेशन एक्ट को, जो 1956 का है। इसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी। आप देखोगे कि जो इस एक्ट में जो लीगल हायर बताया गया था, जो उत्तराधिकारी बताया गया था प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ मेल को बताया गया था। लेकिन जब अमेंडमेंट करा 2005 में जब ये इस एक्ट को दोबारा इसमें चेंजेस करे गए, तो उसमें वेमेन को भी ऐड करा गया। अब ये अप्लाई होता है हर किसी के ऊपर जो कि मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो, जीव ना हो। लेकिन बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, यहाँ पे फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये सब हिंदूज कंसीडर करते हैं, तो फिर यहाँ पर इनके ऊपर सबके ऊपर लागू होगा। तो इन हिंदू यहाँ पे अनडिवाइडेड फैमिली जो है, काफ़ी सारे लीगल हायर्स होते हैं, जनरेशन से यहाँ पर जॉइंटली लीगल हायर्स होते हैं। आप देखोगे काफ़ी बड़ी बड़ी जो फैमिलीज़ होती हैं, तो इन सब में अब यहाँ पर हो गया है कि अब एंसेस्टर्स की जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर वेमेन का हक होने वाला है, और मदर का भी इक्वली हक होने वाला है, जितना यहाँ पर बेटे का होगा, बहुओं का हक होने वाला है। और या फिर अनमैरिड डॉटर्स हो तो अनमैरिड डॉटर्स का भी पूरा का पूरा हक इसमें होने वाला है, ठीक है। चाहे आप देखोगे अनमैरिड डॉटर्स हो, इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, विडो, अगर विडो वेमेन है तो वो भी यहाँ पर उसका भी पूरा पूरा हक बनेगा। अब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जब हुआ 2005 में, इसमें चेंजेस लाए गए, तो देखोगे यहाँ पर काफ़ी बड़ा चेंज लाया गया। और इसने जो डिस्क्रिमिनेशन था,
जो भेदभाव था लड़के और लड़की के बीच में कि लड़के को प्रॉपर्टी मिलेगी लड़की को नहीं मिलेगी, वो ख़त्म कर दिया। अब लड़की का भी पूरा का पूरा उतना हक है, इक्वल हक है जितना यहाँ पर लड़के का हक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। अब यहाँ पर यही सारी चीज़ें पूरा का पूरा इस आर्टिकल में बताया गया। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है आप देखोगे, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है इन्होंने आर्ग्यू करा फेवर में, ये जो स्टेप उठाया गया इसके फेवर में गए। फिर बोला कि जो ये विमेन है, विमेन के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है और यहाँ पर जो जेंडर के बीच में भेदभाव था उसको इक्वल करने के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है। उसके बाद इन्होंने क्रिटिसाइज करा मिताक्षरा कॉपार्सनरी, यानी कि जो 1956 वाला लॉ था, ठीक है, 1956 वाला जो अमेंडमेंट नहीं हुआ उससे पहले वाला, सबसे पहले जो आया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल को उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो ये बोला जा रहा है, जो इन्होंने क्रिटिसाइज करा इसे, क्योंकि यहाँ पर ये भेदभाव क्रिएट कर रहा था एक डॉटर में, उसके बाद सन में। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है। नाउ ये गाइड्स हमने ये भी कवर किया। तो हमने आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज कर लिया है। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे डेली द हिंदू एनालिसिस के लिए। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप टेलीग्राम में जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके भी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।